ओके बेटा, हमारी जो है सेकेंड ईयर की क्लास को मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ। आज की सेकेंड ईयर की क्लास में हम जो कुछ भी करेंगे, लेकिन कल हम क्या करेंगे, कल हम सैटरडे कल क्या है, 5 दिसंबर, सैटरडे को कल हम जो है टेस्ट लेंगे। एंड मैं बता दूं टेस्ट कैसे होगा। टेस्ट ऑनलाइन होगा, 1:30 बजे टेस्ट शुरू होगा, 1:30 पे मैं लॉन्च कर दूंगा और 1:50 आपकी फिनिशिंग टाइम है टेस्ट की। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है कल ही शाम 5 बजे तक टेस्ट कॉपियाँ लाके मेरे यहाँ पे सबमिट कराएंगे कोचिंग सेंटर में। आप आएंगे, सिर्फ चौकीदार आपसे टेस्ट कॉपी ले लेगा। कोई आप कहेंगे सर से मिलो तो सर होंगे ही नहीं मिलने के लिए, तो आपको 2.5 घंटे मिलेंगे आफ्टर द टेस्ट, यानी 2:30 बजे आपका टेस्ट खत्म होगा और 2.5 घंटे मिलेंगे कॉपी जमा कराने। आपके लिए कोई एक्सक्यूज है कि घर में कोई आदमी नहीं है या घर में फलाई ये मसला है तो आप ना जमा कराइए। आपका टेस्ट जो है हो गया है लेकिन चेक नहीं हुआ है। चेक किन जिन लोगों का टेस्ट होगा वो किन का होगा, वो जो सैटरडे को शाम 5 बजे तक जमा करा देंगे। बार बार कह रहा हूँ, जब टेस्ट कॉपी कोई भी लेके आप लेके आओ, कोई भी, सिर्फ वो चौकीदार को कॉपी देना है। चौकीदार उससे ये नहीं कहना पुरानी कॉपियाँ जब मिलेंगी जब सेंटर ऑन होगा। ये भी टेस्ट कॉपी आपको बाद में मिलेंगी जब मेरा सेंटर ऑन होगा। अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ कि हमारे पास जो है वो कोरोना ने ऐसे मसाइल पैदा कर दिए हैं, हमें तुमसे भी अलग थलग रहना पड़ रहा है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो जो है 3 डेरिवेशंस हैं। बिल्कुल ln x की डेरिवेशन हमने नहीं की हुई है, e पे पावर x की फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन नहीं की हुई है, इन्वर्स फंक्शन की हमने डेरिवेशन नहीं की हुई है। तो आज मैं कोशिश करूंगा चैप्टर 4, क्योंकि अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा, ख़त्म तो हो गया है लेकिन उसको इख्तिताम होने में भी 2-3 क्लासेस साइड में लगेंगी। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको जो है चैप्टर 4 की कुछ डेरिवेशन करवा दूँ। देन उसके बाद जो है होमवर्क 4.4 पे डिस्कशन करूं एंड फाइनली आपको जो है किसकी तरफ ले जाऊं मैं आपको, फाइनली मैं आपको जो है चैप्टर 5 की पहली एक्सरसाइज करा दूं। चैप्टर 5 में 3 एक्सरसाइजेज हैं, 8 सवाल की 2 एक्सरसाइज हैं, 5.1 5.2 एंड बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिमेनिंग एक्सरसाइज 5.3 जो है वो 16 सवाल की और बड़ी भी है 5.3। तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 क्लासेस में चैप्टर 5 भी हम एंड कर लेंगे और देखते हैं। तो आज मैंने तुमसे क्या जिक्र किया, आज आप लोगों से बात हुई है क्या क्या हमारे पास फंक्शन है f(x) किसके बराबर है, ln(x) के। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। लेट x = a where a belongs to डोमेन ऑफ द फंक्शन के डोमेन को बिलोंग कर रहा हो। तो क्या हो जाएगा, f(a) किसके बराबर आ जाएगा, f(a) हो जाएगा ln(a) के बराबर हो जाएगा। एंड यूजिंग फॉर्मूला f'(a) = लिमिट x टेंड्स टू a, क्या हो जाएगा जनाब, बिल्कुल ठीक है, f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a। f'(a) will be equals to लिमिट x टेंड्स टू a और f(x) की वैल्यू क्या है, ln(x) माइनस ln(a) अपॉन x माइनस a। जब मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ log x को, तो मैं लिमिट के एक फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। उस फॉर्मूले को मैं लिख दूँ ताकि हमारा बैकग्राउंड आ जाए। y टेंड्स टू 0, 1 प्लस a ऑफ y होल पे पावर कितना है, 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू e ऑफ a। तो ये फॉर्मूला हमारे बैकग्राउंड पे, ये फॉर्मूला हमारे बैकग्राउंड पे एंड बार बार मैं जो हूँ ये होल पे पावर है 1 अपॉन y। बार बार जो है मैं इस फॉर्मूले को याद रखूँगा और इस फॉर्मूले के अगेंस्ट सारी वर्किंग हो रही होगी। तो जब भी तुम इसको याद करना तो इस फॉर्मूले की मदद से इसको याद किया जाता है। f'(a) लिमिट x टेंड्स टू a
और ये रहेगा लॉग की प्रॉपर्टी लगा 1/x माइनस ए इंटू ln ऑफ x माइनस ln ऑफ ए. f dash of a will be equals to limit x tends to a 1/x माइनस a ln ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस ए, माइनस नहीं 1/a. मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी. अगर लॉग में डिवाइड हो रहा हो तो ओपन हो जाता, तो इसका रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी. और इसके बाद मैंने जो है फर्दर एक प्रॉपर्टी और मुझे लिख रही है, f dash of a will be equals to limit x tends to a ln of क्या हो जाएगा x अपॉन a होल पे कितनी पावर है 1/x माइनस a. अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से उसको शेड किया. अब इस फॉर्मूले का बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं यहाँ पे. इस फॉर्मूले के लिए कहते हैं कि जनाब होल पे पावर हो, आ गई होल पे पावर. बस सिर्फ ये है कि 1/y की बजाय 1/x एंड देन बेस में भी ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, यानी कि 1/y नज़र आनी चाहिए. उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैसे बनाऊँगा देखना. लिमिट के उस फॉर्मूले को ध्यान में रखोगे, खुद ब खुद स्टेप समझ में आते जाएंगे. f dash of a limit x tends to a ln of 1 plus x upon a minus 1. मैंने कहा ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं किया, एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया. f dash of a will be equals to, इसको एलसीएम ले लो लास्ट टू को. लिमिट x tends to a 1 plus x minus a upon x होल पे पावर 1/x माइनस a. हम ये कहते हैं कि जनाब जो हमारी पावर हो वो टेंस टू ज़ीरो कर रही हो. कौन सी, मैं उस फॉर्मूले को रेफर दे रहा हूँ, अपॉन ए. मैं फिर लिमिट का वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर हो गया है. लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस a अपॉन y होल पे पावर 1/y इज इक्वल्स टू e पे पावर a. ये हम इस फॉर्मूले का. अब देखना इस फॉर्मूले की डिमांड क्या है. जो डिनोमिनेटर में हो वो वो टेंस टू ln उतारना भूल गया था. तो मैं बात ये कर रहा था, जो हमारी पावर हो वो टेंस टू ज़ीरो होना ज़रूरी है. अब यहाँ टेंस टू ए है तो कोई मसला नहीं, हमने छोटा. चलो इसको स्टेप को मैं लिख लूँ, उसके बाद कर देता हूँ. ln 1 प्लस x अपॉन माइनस a अपॉन a 1/x माइनस a. हाँ, यहाँ पे हमने कहा x approaching to a, this means x minus a approaching to 0, क्योंकि फॉर्मूला कहता है 0 आना चाहिए. f dash of a will be equals to लिमिट क्या हो जाएगा, x minus a tends to 0 ln of 1 plus x minus a upon a होल पे पावर 1/x माइनस a. अब वही फॉर्मूला है, अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फॉर्मूला. लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस
ए अपॉन वाई होल पे पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई पे पावर ए। तो बाय फॉर्मूला हमने जब इसको अप्लाई किया लिमिट के फॉर्मूले को, लिमिट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो ln रह जाएगा। फॉर्मूला इस पे अप्लाई हुआ, ये फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, ई पे पावर 1 अपॉन ए। क्योंकि जो पावर होती है वो नजर आती है पावर x माइनस नहीं टेंस टू 5 तो पावर a माइनस है। क्या हो जाएगा, लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एफ डैश क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। फंक्शन, हर फंक्शन कंटिन्यूअस है अपनी डोमेन के अंदर, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन को बिलोंग करता है। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं द फॉर्मेट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स, अभी जो अदर फॉर्मेट लिखता हूँ ये जस्ट मैं यूज टू करने के लिए लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, या डेरिवेटिव का या अल्टरनेटिव मेथड है। और क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ एक्स इसके बराबर है 1 अपॉन एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। तो फर्स्ट मेथड से ये हमने इसलिए स्किप कर दिया था, ये इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हमें जो है वो उस वक्त 4.2 का शदीद दबाव था, हम फॉर्मूले पढ़ रहे थे तो हमने डेरिवेशन रोक दी थी। अब तालिबात तकरीबन फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं। आज मैं दूसरी डेरिवेशन भी करवाना चाहूँगा, बल्कि 3 डेरिवेशन है, तो पहले दूसरी करवा लूँ फिर तीसरी का जिक्र करूँगा। डेरिवेटिव किसका है, याद क्या करो, डेरिवेटिव ऑफ ई पे पावर एक्स क्या निकल के आता है, ई पे पावर एक्स निकल के आता है। तो इसको ड्राइव कर लें, वही पहले फंक्शन डिफाइन किया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास है ई पे पावर एक्स। लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डोमेन को बिलोंग कर रहा है, और डोमेन ऑफ द फंक्शन। और उसके बाद एफ और ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई पे पावर ऑफ ए। चेंज एट ए पॉइंट, एफ डैश ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। एफ डैश ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये हो जाएगा ई पे पावर ऑफ एक्स माइनस ई पे पावर ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। जब मैं यहाँ पहुँच गया, अब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं करूँगा क्या मीन्स लिमिट का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो लिमिट का फॉर्मूला अगर रिकॉल करो तो यहाँ पे इस टॉपिक में जो लिमिट का फॉर्मूला यूज़ होने जा रहा है वो ये है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई पे पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर होता है 1 के। अब मैं जो भी सिंप्लीफिकेशन फर्दर करने जा रहा हूँ इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूँगा। एफ डैश ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है फॉर्मूले के लिए, तो मैंने इन दोनों में न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया। तो उसको किस तरह लिखूँगा मैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ई पे पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ई पे पावर एक्स अपॉन ई पे पावर ए माइनस 1 इंटू
ई पे पावर ऑफ ए। नहीं समझ में आया? बहुत आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई कर तो एलसीएम ले लो, ये ई पे पावर ए जो है वापस में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन क्या बात है, वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई होती है, वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये कांस्टेंट बाहर ले आएंगे, लिमिट x टेंस टू a, और ये जो है कांस्टेंट मैंने कहा था बाहर आ जाएगा, e पे पावर ऑफ a बाहर आ गया। और क्या हो गया, e पे पावर क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a। क्या किया हमने, बेसिस सेम थे, इनको एक पोजीशन में डिवाइडेड बाई यानी। अब फॉर्मूला कहता है, वो लिमिट वाला फॉर्मूला कहता है, अगर तुम्हें वो कहता है टेंस टू ज़ीरो होना चाहिए, टेंस टू ज़ीरो होना चाहिए। बहुत आसान सी बात है, एस एक्स अप्रोचिंग टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस ए अप्रोचिंग टू ज़ीरो है। एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई पे पावर ए, कांस्टेंट है बाहर आ चुका है। लिमिट क्या थी, x माइनस ए टेंस टू ज़ीरो, और e पे पावर x माइनस 1, x माइनस ए माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ये पूरी चीज़ क्या हो गई है, x माइनस ए। अब तुम यहाँ पे देख लो, पूरा का पूरा फार्मूला मेरे पास रिक्रिएट हो चुका है। टेंस टू ज़ीरो है, तो जो चीज़ टेंस टू ज़ीरो है वही अपॉन में होनी चाहिए, यानी कि ये टेंस टू ज़ीरो है। अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फार्मूला ई पे पावर ए, और बाय फार्मूला ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो e पे पावर e बाय कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हम कह सकते हैं f डैश ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, e पे पावर ऑफ x, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के डोमेन को बिलोंग करता होगा। और यहाँ से आखिर में फाइनलाइज करते हैं कि अदर फॉर्मेट्स के डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर x क्या निकल के आ जाएगा, e पे पावर x, और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, e पे पावर x की बात। तो ये हमारे पास जो डेरिवेशन थी, ये जो है चैप्टर 4 की डेरिवेशन है। चैप्टर 4 में उस फॉर्म मैंने नहीं कराई थी। अब मैं फर्दर आगे लेके जा रहा हूँ तुम्हें, और फर्दर जो आगे लेके जा रहा हूँ वो एक डेरिवेशन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। जैसे तुमसे मैं कहूँ कि डेरिवेटिव ऑफ सेक इन्वर्स ऑफ x क्या होगा, तो जनाब तो तुम्हें शायद रखा हुआ हो 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो डेरिवेशन हमारे पास, इस डेरिवेशन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड प्रूफ नहीं किया जाएगा। तो अमूमन डेरिवेशन 4 चैप्टर की बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होती हैं, इनको इस तरह नहीं प्रूफ किया गया। इनको प्रूफ करने के लिए उसने एक और फॉर्मूला लिया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, पेन मेरा चेंज करके, तो पेन दो नीचे से वो ख़त्म हो गया। अब ये जो मैंने अभी पीछे लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, चाहे साइन इन्वर्स हो, कॉस इन्वर्स हो, इन्वर्स फंक्शन की डेरिवेशन में उसने डेरिवेटिव का एक फार्मूला यूज़ किया है। और जो फार्मूला डेरिवेटिव का यूज़ किया है वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन बराबर होता है
वो होता है बराबर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला कि इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ साइन इन्वर्स, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स। इन्वर्स फंक्शन बहुत है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी इन्वर्स होता है। कभी भी इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव उस ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। इस फॉर्मूले का बुक में जिक्र किया है एक लाइन के अंदर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया उन्होंने नहीं बताया। हर कोर्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उन्होंने कहा इस फॉर्मूले को बस मान लो, अगली बड़ी क्लास में बताया जाएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक। और जो है इस फॉर्मूले को मानने के बाद राइट, तो मैं पहला करवाने जा रहा हूं सेक इनवर्स का डेरिवेटिव करवाने जा रहा हूं। तो मैं एक करवाऊंगा, बाकी आपने खुद करने होंगे। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव हम करने जा रहे हैं। सेक इनवर्स के डेरिवेटिव से पहले ये चीज़ ज़्यादातर ध्यान में रखो। जब भी हम इनवर्स फंक्शन लाते हैं, इनवर्स तो उनकी डोमेन और रेंजेस होती हैं। ये बात हमने फर्स्ट ईयर में भी इस्टेब्लिश की थी, ये बात अभी चंद दिन पहले चैप्टर 1 में भी इस्टेब्लिश की थी। तो ये तुम्हें याद रखने हैं अगर इनवर्स फंक्शन की डेरिवेशन करनी है। अब जैसे इस वक्त एक लम्हे के लिए गौर करो कि जो हम इस वक्त मैं डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ सेक इनवर्स का, उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। रेंज पे गौर करना, डोमेन पे नहीं। रेंज है 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। देखो मैं π/2 नहीं कह रहा हूँ, पाई तक कह रहा हूँ। और उसमें π/2 दोनों जगह इंक्लूडेड नहीं है, π/2 दोनों जगह इंक्लूडेड नहीं है। ये गलत लिख दिया गया है, ये छोटा ब्रैकेट होगा, ये छोटा ब्रैकेट होगा। छोटा ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल है, π/2 इंक्लूडेड नहीं है। अब ज़रा देखना 0 से π/2 का मतलब क्या है। 0 से π/2 का मतलब ये है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये चीज़ कहीं डेरिवेशन में रोल प्ले करेगी। राइट, सवाल शुरू कर देते हैं हम लोग। प्रूफ की हेडिंग लगाई है और फंक्शन इनवर्स फंक्शन लिखा x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ y। उसकी डोमेन और रेंजेस इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इनवर्स फंक्शन की रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंट। हाँ, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ऑफ फाई। तो इनवर्स फंक्शन खुद कुछ भी नहीं होता, पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज होता है। देन यूजिंग फार्मूला, वो फार्मूला जिसको मैंने कहा था जो हमारे कोर्स में कहाँ है हमें नहीं मालूम है, बट फार्मूला दिया है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर होता है 1 डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ y पे। डेरिवेटिव ऑफ, हाँ मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक्सलेंट। अब ज़्यादा जो है टेंजेंट सेक इनवर्स का तो डेरिवेटिव है नहीं, वो तो फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसको ऐसे ही कॉपी कर दिया और सेक एक्स का डेरिवेटिव लिया, सेक एक्स टेंजेंट एक्स, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। हाँ देखो, जिसको हमें फाइंड करना है उसको जो है छोड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि सेक इनवर्स ऑफ y ऐसी कॉपी कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा 1 दिस एंड दिस। अब यहाँ पे एक चीज़ फिर याद कर लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर याद कर लो इस हवाले के, x हमारी जो है वो इनपुट है, एंड हमने इनपुट के लिए कहा हुआ है कि हमारी इनपुट जो है वो क्या रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी। एंड यहाँ पे मैंने जुमला लिखा प्रोडक्ट ऑफ सेक एक्स टेंजेंट एक्स
ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। क्यों? फिर दोबारा सुन लो कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है, पहले तो बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होता है और टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक जो है वो नेगेटिव होता है, टेंजेंट भी नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगी। तो किसी तरह कर लो, प्रोडक्ट जो है सेक एक्स टेन एक्स की क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टेंजेंट को चेंज करना है। ये आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखना आइडेंटिटी के साथ प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि ये ऑलवेज जो है पॉजिटिव रहेगा। और हमारे पास अब आखिरी स्टेप रह गया है, इसमें हम बताएंगे कि हमारे पास सेक ऑफ एक्स किसके बराबर, वाई के। ठीक है, हम क्या लिखेंगे फाइनली, डेरिवेटिव ऑफ, वो जैसे हमारी आदत है कि आखिर में हर चीज़ को एक्स की फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं, इनपुट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नो, अच्छा चलो जी, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के हमने लिखा, फिर हमारी आदत है कि हम फाइनल आंसर में एक्स की फॉर्म में देते हैं। तो मैंने आज होमवर्क में 2 मिलते जुलते प्रूफ दिए हैं और मेरा इरादा 2 ही करवाने का है, लेकिन तुम चाहो तो उसको जो है आगे तक भी कर सकते हो। एंड बार बार जुमला मेरा वही होता है, व्हाट्सएप बहुत अच्छा इस वक्त हमारे पास इस रिस्ट्रिक्शन वाले दौर में ऑप्शन मौजूद है और बड़े मज़े से हम जो है व्हाट्सएप पे अपने जो भी मसले हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल है एक्सरसाइज, सवाल हटा लो। एक्सरसाइज 4.4 का सवाल है हमारे पास। अच्छा सवाल है, इसमें ज़रा ट्रिग्नोमेट्री जानदार खेल जाती है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री जानदार खेलने की वजह से हमें ज़रा मज़ा आता है। डेरिवेटिव तो बहुत सारा इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस का सादा सादा था है डेरिवेटिव। दोनों का डेरिवेटिव फटाफट आमने सामने ही निकाल लो। एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल है, इसी तरह वाई साइन टी का डेरिवेटिव कॉस ऑफ टी, यहाँ तक बन गया। ये डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। यहाँ हमने याद किया, चेन रूल को इस्तेमाल करा पहले तो, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, अब क्या हमने याद किया, सवाल रिकॉल किया कि हमारा x बराबर है cos t के, तो जहाँ cos t आ रहा वहाँ x को हमने पुट कर दिया और जहाँ हमारे पास sin t आ रहा वहाँ हमने y पुट कर दिया। इसके 2 मेथड हैं, मैं पहले एक मेथड से करा दूँ, फिर इंशाअल्लाह दूसरे मेथड से भी करवाता हूँ। यानी सवाल किस में तब्दील हो गया, एक्स एंड वाई में। अब याद क्या उसने पॉइंट दिया है जिस पर डेरिवेटिव निकालना है, -12, 3√3/2। ये पॉइंट जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स नेगेटिव है, दोनों को वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमने सवाल को टी से एक्स में तब्दील कर लिया फाइनल डेरिवेटिव को, और एक्स एंड वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। थोड़ा ऊपर करो, और ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। किस पॉइंट पे?
चेंज एट ए पॉइंट, देखो वो जुमला अब भी आ रहा है, डेरिवेटिव जो है चेंज लाता है एट दिस पॉइंट, इस पैरामीट्रिक फंक्शन का इस पॉइंट पे होने वाला चेंज। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव मेथड तकरीबन इसी जैसे ही होगा, और यहाँ तक तो तुमने अभी कर लिया है, तो वहाँ तक तो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। यहाँ तक तो आप कॉपी कर दो बस, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन तक कॉपी कर दो बस। अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, माइनस साइन टी। अभी हमने प्रीवियस मेथड में क्या किया था, अभी हमने ऐसी इस प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया था, कॉस डिवाइडेड बाय साइन कॉट कर लिया था, वो सॉरी हमने जो है एक्स एंड वाई में चेंज कर दिया था। अब इस मेथड में कॉस डिवाइडेड बाय साइन कॉट है माइनस कॉट ऑफ टी। अब देखना टी हमारा वेरिएबल है, टी की वैल्यू चाहिए, टी एंगल है यहाँ पे। गौर करना, मैंने बार बार कह रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो एंगल 120, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अब इसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं माइनस हाफ हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू जो है माइनस हाफ पुट कर दी है, ठीक है। पैरामीटर में एक दिया हुआ उन्होंने x, हमने x को लिया और t निकाल लें, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। कैलकुलेटर से पूछा जवाब 2 पर 120 डिग्री का एंगल आ गया, एंड 120 डिग्री पे हमने डेरिवेटिव में जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर तुम्हें याद है डेरिवेटिव आया था माइनस कॉट ऑफ टी, टू पाई बाई 3 एंगल निकाल लिया था, 2 पाई बाई 3 पुट कर दिया, वेरी गुड। कॉट 120 डिग्री वैल्यू खुद माइनस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है और फॉर्मूले का माइनस मिलके पॉजिटिव कर देगा। इज इक्वल्स टू 1/√3। अब देखो वेरी गुड, बहुत उम्दा है। अल्टरनेटिव मेथड में हमने ये देखा कि अल्टरनेटिव मेथड में हमने एक्स एंड वाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने टी निकाल दिया। अब बच्चा मेरे पास आया तो यहाँ सामने एक लकीर खींच लो, बच्चा मेरे पास आया और बच्चे ने मुझसे कहा जनाब कि x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ की, सॉरी हमारे पास जो x की वैल्यू थी माइनस हाफ, हमने क्यों ली, हम y की वैल्यू ले लें, चलो y की वैल्यू ले लो। और यहाँ से क्या किया, हमने इन्वर्स निकाला, बिल्कुल ठीक। t की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस ऑफ दिस, और t इक्वल्स टू पाई बाई 3। अब बच्चा कह रहा है सर दोनों एंगल तो मैच नहीं हो रहे, आप एक में कह रहे हैं एंगल जो है 2 पाई बाई 3 है और जब आप y से निकालें तो एंगल जो है वो पाई बाई 3 है। नहीं बेटा, एंगल मैच हो रहे हैं। तुम फर्स्ट ईयर का 13वां चैप्टर, आखिरी चैप्टर भूल लो। साइन में जब इन्वर्स करते हैं तो 2 एंगल निकलते हैं। साइन में प्रॉब्लम क्या है, साइन में प्रॉब्लम ये होता है उसका डोमेन पॉजिटिव साइड पे होता है। इसका मतलब है साइन का जो है, अब इसका सेकंड एंगल कैसे निकलता था, आपको याद है 13वां चैप्टर फर्स्ट ईयर का, इसका सेकंड एंगल निकलता था, कॉमा लगाओ और यहाँ लिख दो आगे बढ़ के 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई बाई 3, और इसको पाई माइनस पाई बाई 3 को तो नीचे साइड में सॉल्व कर दो।
हाँ यहीं पे, हाँ बिल्कुल ठीक। तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे, यहाँ t इज इक्वल्स टू, जो हमने ऊपर आंसर लिखा था, t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। माइनस करवा दिया, t आ गया 2 पाई बाई 3। तो हम ये वाला एंगल लेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट का है, वो एंगल पाई बाई 3 नहीं लेंगे। तो मैं सिर्फ ये तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि डिस्प्यूट कोई नहीं है बेटा, कोई डिस्प्यूट नहीं है, सेम चीज़ मौजूद है हमारे पास कि आप इनवर्स साइन से निकालें, कॉस से निकालें, सेम निकलता है। बस 13वां चैप्टर फर्स्ट ईयर का बहुत जोरदार चैप्टर है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नेक्स्ट ले आऊंगे। अगले क्वेश्चन में क्या था, दो फंक्शन दिए हुए थे और उनका डेरिवेटिव चाहिए था। क्या डेरिवेटिव चाहिए था उनका? ये निकल के आया। मैं डेरिवेटिव में नहीं जा रहा हूँ, मैं पैरामीट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सादा सा जो है आंसर दिखा, क्यों मुझे यहाँ समझाना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर व्हेन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा the dy by dx is equals to किसके बराबर आया था? माइनस बी बाई ए, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। यानी हमने पूरा काम करेंगे, पूरा काम करने के बाद हमने ये बताया कि जनाब थीटा की वैल्यू बदलते रहो इस फंक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वैसी का वैसी रहता जाएगा। तो ये सिर्फ समझाना था कि इसकी क्लोजिंग कैसे की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के डिस्कशन का है और उसको देखते चले। हाँ वाकई बहुत भारी सवाल है, तुम्हें बिल्कुल सही भारीपन लग रहा है सवाल के अंदर, लंबा लंबा काम आएगा। सबसे पहले हाँ, इनको ये जो रिजल्ट प्रूफ करवाया है इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है थोड़ा सा तुम्हारे कोर्स में इंटीग्रेशन के 11वीं एक्सरसाइज के अंदर है, तो वहाँ इतनी डिटेल वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तश्कील दें, जबकि एक फंक्शन आपको उसने दिया हुआ है। फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं। ये हायर डेरिवेटिव का सवाल है और कुछ ज़्यादा ही बड़ा उसने फंक्शन दे दिया है, इतना बड़ा अमूमन नहीं होता है। डिफ्रेंशिएट कर दो, सादा सा डेरिवेटिव है। डायरेक्ट अगर लिख सकते हो लिख दो। टू जो है कोफिशिएंट पहले आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, शाबाश, e पे पावर 3x। ठीक है, ये डेरिवेटिव पहला आ गया। अब देखना, क्योंकि हमें सवाल को y में चेंज करना है, तो इस डेरिवेटिव में से y को एक्सट्रैक्ट करना होगा। y क्या था, जब ऊपर उंगली फेरो, y कहाँ पे, हाँ y यहाँ है, तो जब इसमें से y निकालने की कोशिश करो, y क्या क्या है, तो लिखो dy by dx इज इक्वल टू a b पे पावर x, एंड दूसरी टर्म को तोड़ के लिखो b e पे पावर 3x प्लस c e पे पावर 3। अब देखना b को जब मैंने तोड़ा तो एक b बच गया, अब उसको लिख रहा हूँ एंड में। इसी तरह c जब मैंने तोड़ा तो 2 c बच गए, वो मैंने लिख दिए। एंड मैं याद करो कि ये पहली दो टर्म मिलके क्या बना रही थी, पूरा का पूरा y, तो इसकी जगह y दे दो। प्लस हाँ, और नेक्स्ट स्टेप में काम करो, y को एक तरफ से मेट दो, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब इसको
देखना एक स्टेप में हम क्या करने में कामयाब हो गए, हम ये करने में कामयाब हो गए, 3 टर्म थी सवाल के अंदर, उनमें से एक टर्म ए ई पे पावर एक्स को गायब करने में हम कामयाब हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। बगल देखे हुए कि डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हाँ सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पावर पहले आ जाती है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, वेरी गुड। अब जब ऊपर की टर्म्स आई हैं ये यहाँ पे ब्रेक करके बनाओ b e पे पावर 2x प्लस c e पे पावर 3x, बस इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करना चाहिए बिल्कुल 4 टाइम्स ऑफ दिस। फर्स्ट 2 टर्म में राइट हैंड साइड पे 2 टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। सवाल ज़्यादा लंबा है, आराम से करने वाला सवाल है। हाँ 2 कॉमन लिया, वेरी गुड, यहाँ से और ब्रैकेट प्लस लास्ट टर्म ऐसी कॉपी कर दी गई। अब ये जो ब्रैकेट में हमारी टर्म है ये पूरी किसके बराबर है, ऊपर वाली टर्म दिखा दो, हाँ ये जो हमने हाईलाइट इसके बराबर है, रिप्लेस कर दो, सेकंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, बिल्कुल ठीक है, और प्लस और ये जो है टर्म्स को डी वाई बाई डी एक्स और वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, बहुत सही, हम ये है ये टर्म माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस थी तो लेफ्ट पे जाके माइनस हो गई, इसमें माइनस थी तो प्लस हो जाएगी, 2 वाई बच जाएगा, ये माइनस ये वहीं छोड़ देना, ई पावर 3x के बराबर। अब क्या करने जा रहे हैं हम, थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, और डेरिवेटिव के लिए जो x की टर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द राइट हैंड साइड एक ही टर्म है, तो अच्छा 2 टर्म्स जो है डी वाई बाई डी एक्स की है उनको मिला लेते हैं, वेरी गुड। हाँ अब डिफ्रेंसिएशन शुरू करें, हाँ ये क्वेश्चन 2 याद है, आगे काम आएगी हमें आखिरी स्टेज पे जब हम थर्ड डेरिवेटिव से फारिग होंगे। अच्छा दोबारा फिर इसी को डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव की पावर बढ़ती जाएगी 3 टर्म्स के अंदर, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव बड़ा सादा सा होगा, ठीक है। यहाँ जब हमने डेरिवेटिव ले लिया है तो अब याद करो इसको जो है क्या है फॉर्म हमें दी हुई थी, हाँ ठीक है, इसको मैंने क्या कॉमन ली, हाँ 1 मिनट रुकना, ये क्यों किया, क्योंकि ऊपर जहाँ तुमने हाईलाइटेड किया है वहाँ पे था 2c e पे पावर 3x, तो वो बताया कि ये पूरी टर्म जो है इसके बराबर है लेकिन थ्राइस के, क्या इस तरह लिखेंगे अब उसको, ये पूरी टर्म आएगी क्योंकि वो पूरी टर्म उसकी वैल्यू है ऊपर जो वाली है,
जब हमने सिंप्लीफाई अब क्या करना है, अब तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली जो है हमें ये स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा डी क्यूब था, डी क्यूब ऑफ वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाय dx मल्टीप्लाई करके अगर मैं इधर ले आऊँ 3 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सबको। प्लस का 2 dy बाय dx dx बनने आएगा ये और माइनस एक टर्म रह गई तो प्लस का 9 माइनस नहीं हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफॉर्म। ये टर्म आ गई, ये टर्म आ हाँ गई प्लस का 2 dy बाय dx आ गया हाँ, तो लास्ट टर्म आएगी हम ना माइनस 6 ऑफ 6 ऑफ y वाई। ठीक है, एक बिल्कुल टर्म ठीक है। यहाँ की गई शायद 3 बल्कि लिख दिए लिख दी, कोई मतलब इजी कॉस टू जीरो सब लिख दिया। अब वो जो लाइक टर्म्स हैं, कोई सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव वो कंबाइंड हो जाएंगी। एक्स क्यूब था माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 11 डी वाई बाय डी एक्स माइनस का 6 वाई By- इजाफी था अलग से इक्वल्स टू 0 हैंस प्रूव्ड। अगर मैं दिखा सकूँ नहीं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। अब मैं इनको इसका दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इनको इसका दिखाता हूँ। वो सवाल उठा लेते हो, देखो जरा सा सवाल का पहला मरहला यहाँ ख़त्म हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था, सवाल के पहले मरहले में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। देन सवाल के दूसरा मरहला अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो सवाल के दूसरा मरहला जो है वो आपका यहाँ जाके एंड हो रहा था। ये सवाल का सेकंड स्टेज आ रहा था। इस सेकंड स्टेज में तुम देखो टर्म्स x की रिड्यूस होके सिर्फ आखिर में क्या बच जाइए 2c e पे पावर जो है 3x बच गई। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाने x की टर्म रिड्यूस होती जाएगी और y की dy बाई डी एक्स और y की टर्म बढ़ती जा रही। एंड वेरी लास्ट स्टेज में हमारे साथ क्या हुआ, वेरी लास्ट स्टेज में हमारे साथ क्या हुआ कि जनाब उन्होंने जो है जब डेरिवेटिव लिया, यही है उसका पेपर, यही था। अच्छा, अब ये देखो, ये यहाँ पे सेकंड स्टेज खत्म हुआ है, अब ये यहाँ का थर्ड स्टेप आया। ठीक है, तो टफ सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं आते। एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं आते। अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ रहा है डेरिवेटिव का, पहले उसको देख लें। बार बार क्लिप क्यों खोलना पड़ता है, क्लिप एक बार खोल के छोड़ लो। तो ये है, अब हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो चैप्टर 4 से अभी भी रिलेटेड है। एक फार्मूला मैं चैप्टर 4 का लिखूंगा जो चैप्टर 4 में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। log of x या log of base a अब ये जर्नल लॉग का डेरिवेटिव का फॉर्मूला LOG का लिखा जा रहा है, LN का नहीं लिखा जा रहा। एंड वो फॉर्मूला क्या है, 1/x तो आता ही है, ln ऑफ e और बेस a के साथ। अब ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, किसी जगह उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूले के ऊपर एक सवाल करा के दिखाऊंगा। चैप्टर 4 चल रहा बेटा, अभी भी चैप्टर 4 का एक सवाल करके दिखाता हूँ तुम्हें, और फिर उसके बाद 2 सवाल होमवर्क में अपने बना के दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला कभी ना कभी तो इस्तेमाल होगा, और जब होगा तो बहुत बुरा होगा। ये मेरा बनाया हुआ सवाल है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन जो है हमारे पास जर्नल लॉग का है। जर्नल लॉग में मैंने बताया था बेस दिखाने की जरूरत नहीं है, और दिखाना चाहते हो तो बेस ए दिखा सकते हो। फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है कि लॉग ऑफ ई और जो है जो भी डेरिवेटिव है रेसिप्रोकल में चला जाएगा। लॉग के साथ वाली टर्म तमाम रेसिप्रोकल में आ जाएंगी, और क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x भी होगा, जो कि ज़्यादा चेंज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है।
बार बार कह रहा हूँ, लॉग ऑफ बेस ए है, ए लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। जर्नल कोई भी बेस हो सकता है जो सवाल में दिया गया हो। 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये हमारा आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, बट ये है कि बुक में उन्होंने कोई सवाल इस टॉपिक पे नहीं दिया, हमने इस टॉपिक पे सवाल करा हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने आज 2 सवाल दिए हुए हैं आपके होमवर्क में, एंड उनके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आ रहा है चैप्टर 5 से रिलेटेड। थोड़ी सी 5.1 की थ्योरी पढ़ लेते हैं, बहुत छोटी थी। कोई चैप्टर 5 में, सुन लो अच्छी बात, कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन चैप्टर 5 में जो है थ्योरी समझने की है। तो चैप्टर 5 जो है 3-4 टॉपिक के ऊपर है। आज हम वो बात करना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। देखो मैंने डेरिवेटिव को बड़ी सादा सा डिफाइन किया है कि डेरिवेटिव चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। एंड याद करो, चेंज इन x, y अपॉन चेंज इन x क्या होता था? इसको क्या कहते हो तुम? इसको आगे लिखो, स्लोप। इसको क्या कहते हैं? स्लोप। यानी आज हमने एक पुल बांध दिया। अभी तक हम समझ रहे थे कि डिफरेंशियल कैलकुलस और जो है डेरिवेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आज हमने बता दिया कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस और लाइन का बहुत गहरा ताल्लुक है। डेरिवेटिव डिफरेंट। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है कि डेरिवेटिव किसका लिया गया? फंक्शन का लिया गया। डेरिवेटिव फंक्शन का लिया गया। कि मैंने तुम्हें उठा के सामने एक फंक्शन लिख दिया। फंक्शन हमारे पास ये है, फंक्शन गलत लिखा तुमने, एक्स ऑफ क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स। अच्छा, तो पहले इसको बताऊंगा, अभी इसको नहीं बताओ। हाँ, इसको काट दो, वो बैंड में दिखाएंगे। हाँ, मेरे पास फंक्शन दे दिया है एक्स ऑफ क्यूब माइनस 4x प्लस 7। अब जरा देखना, हमारा जुमला होगा डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। ये एक्चुअली सवाल ये पूछा जाता है कि किसका डिफरेंशिएशन किया गया, तो जवाब दिया जाता है कि भाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया। फंक्शन ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन ज्योमेट्रिकली को शेप दिखाता है। मैंने कह दिया जी कर्व, तो यहाँ पे मैंने लिखा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखी तुम्हें, वो क्या लिखी? डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। अब कर्व कोई भी हो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या? डेरिवेटिव ऑफ द कर्व प्रोड्यूसेस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। अब वो एनी पॉइंट का तस्करा बहुत जरूरी है कि हमने कहा था चेंज एट ए पॉइंट, तो कर्व में कहीं पे भी चेंज हो रही होगी तो वो चेंज जो है वो स्लोप एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो डेरिवेटिव सिंपल याद रखो, ये चीज़ हमारे 5वें चैप्टर में भी है, ये चीज़ जाके हमारे 7वें और 8वें चैप्टर में भी है। तो कर्व का डेरिवेटिव क्या प्रोड्यूस करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब मैं इसको बड़े सादा तरीके से बयान करके तुम्हें दिखा देता हूँ। वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं सामने, एक लाइन की इक्वेशन तुम्हारे सामने, एक फंक्शन लिख रहा हूँ पहले तो, और तुम इजाजत दो फंक्शन को लीनियर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। हाँ, इसका डेरिवेटिव लो इस फंक्शन का। तुमने देखा डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो इस फंक्शन का स्लोप क्या निकल के आया थी। अब जरा मैं यही चीज तुम्हें किसी और तरीके से रिमाइंड कर रहा हूं, तुमने किसी और तरीके से भी की हुई है। y इज 3x + 4 इज अ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 3 याद आ गया। एंड लीनियर इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिख सकते हैं ax + by + c में। और इसका स्लोप कैसे निकलता था? लीनियर इक्वेशन का चैप्टर 3 में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। बड़े कमाल की इस वक्त चीज तुम्हारे सामने आई है, तुमने डेरिवेटिव को और लाइन को गले मिला दिया है। डेरिवेटिव और लाइन जब गले मिल रहे हैं तो एक बड़ा मुसीबत हो रही है। तुमने गौर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो कि बीच में तुम पिसोगे। तो ये अब हमारे पास जो चैप्टर 2 और 3 हैं और चैप्टर 5 कैलकुलस ने किसको पिक कर लिया है?
लाइन को। इसका मतलब सारे फॉर्मूले जो चैप्टर 2-3 के थे वो चैप्टर 5, 7 और 8 में आना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रिज बन गया है। तो इसी के ऊपर चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। अब ये देखो कर्व दिखा रहे हैं, कर्व किसी पॉइंट से गुजरता है तो वो वहां पे टेंजेंट प्रोड्यूस करता है, छूते हुए गुजरेगा। कर्व को छूते हुए जो चीज गुजरे उसको टेंजेंट कहते हैं। और हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो देखो कर्व का स्लोप नहीं होता है, स्लोप लाइन का होता है, और वो लाइन का एक स्पेशल नाम है, उसको टेंजेंट कहा जा रहा है। राइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, एक मिसाल करके करते हैं कि इसको, और ये मुझे वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है। स्लोप के लिए हमें जो है डेरिवेटिव चाहिए होता है, और डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे लेना होता है। एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहते हैं, तो उसने मालूम क्या किया, एक्स नहीं दिया, वाई की वैल्यू दे दी। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू पुट करके अपने फंक्शन में कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स निकाल ला। तो ये अगर वो पॉइंट दे देता पूरा, यानी x, y की फॉर्म में, तो ये काम नहीं करना पड़ता। तो जब भी डेरिवेटिव के लिए पॉइंट लाना जरूरी होता, पॉइंट आ गया मेरे पास। अब डेरिवेटिव शुरू करते हैं। याद रखना, ये जो डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हो यहाँ पे, ये एक्सरसाइज 4.3 की डिफ्रेंशिएशन, पैरामीट्रिक फंक्शन x एंड y मिलके आ रहे हैं, y के ऊपर पावर भी है। अब यही तो पहचानना होता है, प्रैक्टिस यही तो होती है कि हम सवाल देखते ही समझ जाएं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, एंड दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट टर्म में, और दोनों वेरिएबल्स हैं, तो u इंटू वी का भी फॉर्मूला लगेगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, और 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव बिल्कुल 0 हो गया। बिल्कुल ठीक है, ब्रैकेट प्लस एक मिनट रुकना, इसके बाद यहाँ एक क्रॉस लगा के देखो, सवाल को फिर समझो। हमने क्या किया, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर ब्रैकेट में दिया, देन y का भी डेरिवेटिव हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन, एंड देन वाई क्यूब का जब डेरिवेटिव लिया गया तो वाई क्यूब का तो डेरिवेटिव नहीं हुआ, y का x का डेरिवेटिव 1 आ गया, और जो है लास्ट टर्म हमारे तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की दो टर्म्स आ रही है, उनको कॉमन लेंगे। 10 मिनट लगेंगे अभी, क्लास में एंड होने जा रही है। और यहाँ से जो हमने कॉमन निकाल लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सरसाइज 4.3 का डिफरेंशिएशन कैसे किया गया था वैसे ही फॉलो करेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन मुकम्मल हो गया है। याद रहे सवाल क्या था, सवाल का सामने इस वक्त डालना हमारे। अब उसने कहा था डेरिवेटिव से जो है स्लोप निकालिए। जब डेरिवेटिव निकल आया तो हमने कहा डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। ये किसके पैर होता है ये मैं बताना चाह रहा था। अब हमने उसको कन्वर्ट किया, ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। सिंपली हर डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं है, क्योंकि ये बता दिया हमने कर्व है, तो कर्व का डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है m। देखो डेरिवेटिव किस में तब्दील हो गया,
एम की फॉर्म में, अभी एक्स वाई की वैल्यू नहीं पुट की है, अभी तो एम की फॉर्म में चेंज हुआ है। और पॉइंट क्या दिया हुआ है, चेंज एट दिस पॉइंट, जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में लेते थे, कहाँ है, माइनस 3 और x रख दिया जाए, उनकी वैल्यू आ गई -1/11। तो ये तुमने देखा कि चेंज एट ए पॉइंट, तो हमने जो पहले अभी थोड़ी देर पहले ये फार्मूला बनाया था, हमने थोड़ी देर पहले ये जो फार्मूला बनाया था, ये जर्नल पॉइंट है किसी भी पॉइंट पे उस फंक्शन के ऊपर, लेकिन जब इस पॉइंट की बातें कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पे स्लोप फिर इस फार्मूला बन जाएगा। तो चेंज एट ए पॉइंट, तो कर्व का डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से अगले सवाल की तरफ हम चल दिए हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, x² + y² -4x y -12 = 0। अब ये कह रहा है इस फंक्शन में टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं और वो टेंजेंट खुद क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। भाई ये इंफॉर्मेशन दी है। अभी तो मैंने क्या किया, ये पता चल गया कि स्लोप का जिक्र हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन शुरू कर दिया मैंने फॉर ठीक है। देखना यहाँ यून टू वी नहीं लगा कहीं पे भी, क्योंकि एक्स एंड वाई अलग है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया 2 के साथ, एंड बाकी टर्म को जो कांस्टेंट थी उनको राइट हैंड साइड पे भेज दिया। एक्सीलेंट। ठीक है, अब जब ये हमारा कैंसिल करते हुए दिखा दो। अच्छा, यहाँ तक जब हम पहुँच गए, यहाँ पे उसने कहा है कि ये स्लोप की बातें कर रहा है, तो हमने कहा ये तो स्लोप के बराबर होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के। हाँ, तो इसलिए एम उसका नाम दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद याद क्या, अ लाइन आगे लिख दो, अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये स्लोप इनफाइनाइट कब होगा, ये जब डिनोमिनेटर y + 3 0 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी स्लोप को इन्फिनिटी नहीं पुट किया मैंने, पूरी अभी तक जो मैथमेटिक्स पढ़ाई है, हमने कहा ये स्लोप इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। इसका मतलब है x फाइंड करना था, हमें पॉइंट फाइंड करने थे, तो हमें पहला पॉइंट पता चल गया या उसका ऑर्डिनेट पता चल गया पॉइंट का कि y = -3 है। अब नेक्स्ट फेज के अंदर क्या करने जा रहा हूं मैं, यहाँ इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है x की निकालने की कोशिश करेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे x की एक वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ x क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फैक्टराइज जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो आपको अच्छा लगे, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे। बड़े आराम से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो रही है। मैंने फैक्टराइज कर दिया, तो थोड़ा सवाल अलजेब्रा बेस लंबा हो गया। अब देखो डेरिवेटिव से शुरू हुए थे, उसने स्लोप की इंफॉर्मेशन दी थी, उसको हमने स्लोप में चेंज किया। फिर उसने स्पेशली कहा था कि जो स्लोप है वो
इंफॉर्मेशन में वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे पुट किया, जैसे ही हमने वाई एक्सिस पुट किया या अब हमें पॉइंट फाइंड करने हैं। सवाल में लिखा फाइंड द पॉइंट, बल्कि पॉइंट्स लिखा हुआ है, एंड द पॉइंट्स आर, ऑर्डर पेयर में जवाब दो। पहला पॉइंट x, -3, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट -3y जो हमने निकाला था, एक एक्सिस से पहले था -3, 2 पॉइंट्स आए आंसर। अब हम जो अगली एप्लीकेशन में दाखिल हो रहे हैं, हमारे ज़्यादा सवाल नहीं हैं, 8 सवाल हैं। अगली एप्लीकेशन में जो हम दाखिल हो रहे हैं, उस अगली एप्लीकेशन में वो आपको दिखाएगा डेरिवेटिव के और दूसरे इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो उसकी तरफ चलते हैं अगली एप्लीकेशन के लिए। अगर मैं एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ, सॉरी, मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि चेंज इन s डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये किसके बराबर होता है? फिजिक्स फर्स्ट ईयर की याद करो, उसमें ये डिस्टेंस की चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी के बराबर होता है। इसको अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लें तो हम इसका लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है? वेलोसिटी बन गई। अगर मैं कहीं से वेलोसिटी का फंक्शन बना दूं, कहाँ से लाया छोड़ दो, अभी ये फंक्शन कहाँ से आते हैं हम इसी चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज में जब बातें करेंगे। तो अगर हमें डिस्टेंस का फंक्शन मौजूद है तो उसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम वेलोसिटी बता सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको याद करो तो ये क्या बनता था, तुम्हें याद कराया, ये बनता था एक्सेलेरेशन बनता था। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलेरेशन बनता है। अगर मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन है, अगर मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन है और मैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब यह तीसरी चीज है एक्सेलेरेशन के लिए, एक्सेलेरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ, किसका है? डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव आता है। अब देखो डबल डेरिवेटिव हमने कल ही पढ़ा है एक्सरसाइज 4.4 में, उसका इस्तेमाल देख लिया आज में। तो अगर एक्सेलेरेशन को डिस्टेंस को हम 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? हमारे पास जो है एक्सेलेरेशन में चेंज होगा। पहले हम डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करें तो वो किसके अंदर आएगा? वेलोसिटी में। देन वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करें तो वो किसके अंदर आ जाएगा? हमारे एक्सेलेरेशन के अंदर आ जाएगा। एंड यहाँ पे फिजिक्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया गया। तो ये मुस्तकबिल के फॉर्मूले हैं, इंटरमीडिएट के बाद आपको ये सारे फॉर्मूले इसी तरह बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। राइट, आज की लास्ट एग्जाम्पल पे मैं ले जाता हूँ आपको। एक छोटा सा फंक्शन दे दिया मैंने, डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ है, उसमें वेलोसिटी भी मालूम करना है, एक्सेलेरेशन भी मालूम करना है और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। और ये हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कब मालूम नहीं करनी है? जब 3 यूनिट हो। अब सवाल में 3 सेकंड्स नहीं दिए, सवाल में 3 आवर्स नहीं दिए, तो हमने सवाल को 3 यूनिट्स कर दिया। ये फंक्शन कहाँ से आया, यही बातें हम आखिरी एक्सरसाइज 5.3 में करेंगे। फिल वक्त फंक्शन आ गया और उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमें टाइम कितना दिया हुआ था? 3 यूनिट्स दिया हुआ था, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। वेरी गुड, एट t इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, वैल्यू रख देता हूँ इसकी 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 में आएगा 27 माइनस 30
-3 ये क्या निकाल दिया मैंने, ये उसकी वेलोसिटी निकाल दी। 3 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो, तो गौर करना, इसी के सामने का मुमकिन हो तो अगला कर देना। तो गौर करना, हमने क्या किया, डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया, हमने डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी निकाली और वेलोसिटी की वैल्यू। अब अगर हम वेलोसिटी का फंक्शन ले लें अभी बनाया था वेलोसिटी का फंक्शन, और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि चेंज देखी जाती है यहाँ पे इस जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखी जाती है। dv over dt डी 3/6 t minus 10/10 और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाती है एक्सेलरेशन कहलाती है। तो इसको प्रॉपर नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल्स टू, 60 minus 10 और हमें एक्सेलरेशन कब चाहिए, जब t equals to 3 हो। तो वैल्यू रख देते हैं इसमें, 6 into 3 minus 10 18 minus 10 a equals to 8 units आएगा। तो ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये बता रहा है चेंजेस किस तरह रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे मैं क्लास को एंड करने की तरफ चाह रहा हूँ, उठा लेना वो भी स्लिप। और जो है यहाँ पे जो है आज के होमवर्क को इसको फोकस कीजिएगा। और हाँ, बस बस बस। यहाँ पे तुमने देखा क्लास वर्क में मैंने कहा 5.1 के जो है ऑड क्वेश्चंस करने हैं। और जनाब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है ऊपर, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में होमवर्क में मैंने लिखा है एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। देन मैंने आपको दूसरा काम जो दिया है वो डेरिवेटिव ऑफ जो है इन्वर्स फंक्शन में साइन का इन्वर्स और कॉट का इन्वर्स दिया आपको होमवर्क के अंदर। तीसरी चीज़ मैंने होमवर्क में ये दी है कि आपको नेचुरल लॉग नहीं, कॉमन लॉग का डिफ्रेंसिएशन के जो मैंने तरीका बताया था उस पर 2 सवाल दिए और दोनों के आंसर्स भी दिए हैं। एंड तुम्हें एक हिंट भी दिया है, राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत मुश्किल में डालता क्योंकि हमारे 5.1 में इसका इस्तेमाल है, तो मैंने फॉर्मूला एडवांस में लिख दिया है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये बच्चे ने पूछा सर सर्कुलर कोन तो होती है, ये राइट सर्कुलर कोन क्या होती है? बेटा एक कोन ऐसी होती है जो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, उसको कहते हैं ऑब्लिक कोन कहते हैं। दूसरी कोन क्या होती है जो बिल्कुल सीधी रहती है, जैसे तुमने देखा होगा सालगिरह में जोकर जो है कुछ बच्चे बनते हैं और वो टोपी पहने हुए होते हैं, वो जो सीधी टोपी सर्कुलर फॉर्म में होती है, कोन की फॉर्म में होती है, उसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो हमें बहरहाल उसको इतना नहीं जानना है, हमें फॉर्मूला जानना है कि राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला क्या और इसका फॉर्मूला क्या है। तो टेस्ट सैटरडे को हो रहा है कल, टेस्ट टाइमिंग 1:30 बजे से 2:30 बजे तक है। 1:30 बजे टेस्ट आपको दे दिया जाएगा, 1:30 बजे टेस्ट आपको दे दिया जाएगा एंड 2:30 बजे से सबमिशन की दौड़ शुरू हो जाएगी। फिजिकली अगर कोई आप चेक कराना चाहते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते वो आपकी मर्जी है, फिजिकली चेक कराना है तो आपको आके जो है 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे के दरमियान शाम तक आपको जमा करानी है कॉपी। मैं नहीं मिलूँगा, मैंने ये नहीं कहा मैं हाथ के हाथ चेक करूँगा, आप चौकीदार को कॉपी दे के चले आएंगे एंड फिर आपका रिजल्ट आपके पास आने लगेगा। आपके पुरानी टेस्ट कॉपियाँ बिल्कुल आपको भी नहीं मिल रही हैं, हमने रिजल्ट भेज दिया है। कोई डिस्प्यूट है तो आप मुझे जो है पूछें, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। तो प्लीज़ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना अगर कोई चीज़ तुमने पूछनी है। ओके बेटा, आज की क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ।